छत्तीसगढ़ में मराठा शासन अगर देखें तो 1757-58 से शुरू होता है और 1853 तक चलता है। और छत्तीसगढ़ में मराठों ने जो शासन किया है, उस शासन को अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। बेसिकली 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें एक अलग से में 5वां जोड़ते हैं, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन। दूसरा है आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन। तीसरा है आपका सूबा शासन। चौथा है आपका ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन और 5वां है आपका पुनः मराठा शासन। ये 4 भागों में बाँटा गया है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था को। यदि अप्रत्यक्ष मराठा शासन की बात की जाए तो 1745 से 1757 तक ये चलता है। प्रत्यक्ष मराठा शासन की बात की जाए तो 1758 से लेकर 1788 तक चलता है। सूबा शासन की बात की जाए तो 1788 से शुरू होता है और 1818 तक चलता है। वहीं ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन की बात की जाए तो 1818 से शुरू होता है, 1830 तक चलता है और पुनः मराठा शासन जो है 1830 से लेकर 1853 तक चलता है, 13 दिसंबर 1853 तक। यहाँ तक मराठा शासन क्या होता है, चलता है। उसके बाद फिर ब्रिटिशों का शासन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक? अब यदि छत्तीसगढ़ में जो मराठे थे, छत्तीसगढ़ में मराठे, आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले जो मराठे थे वो कौन थे, पूछे तो क्या बताओगे? भोसले थे। कौन थे ये लोग? भोसले। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कह लो या भोसला शासन कह लो, एक ही बात है। मराठों की बात अगर की जाए तो एक था आपका क्या, मराठा संघ, और इस मराठा संघ की शुरुआत जो की है वो किसने की है? छत्रपति शिवाजी ने की थी। ठीक है? आगे चलकर जब छत्रपति शाहू जी का काल आता है तो इस मराठा संघ में विभाजन हो जाता है और जो मराठा कबीले के जो सरदार हुआ करते थे उनका वर्चस्व क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। धीरे से इस मराठा संघ में दरार पड़ जाती है और उस टाइम पे एक पेशवा थे जिसका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? बाजीराव सेकंड। ये बाजीराव मस्तानी वाला नहीं ना? उस पहले बाजीराव था जो मस्तानी के साथ में क्या था, मतलब कहानी जिसकी बनी थी, ये बाजीराव सेकंड था। बाजीराव सेकंड के काल में मराठा संघ में क्या हो जाता है? विभाजन, और मराठे अलग-अलग संघ में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। जैसे एक है आपके इंदौर के होलकर। इंदौर में कौन थे? होलकर। पुणे में पेशवा थे। पेशवाओं का शासन कहाँ था? पुणे में। नागपुर में भोसले थे। गुजरात यानी कि बड़ौदा में गायकवाड़ थे और एक और क्या बचा? सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया थे। ग्वालियर में सिंधिया। ये आपके भारत के इतिहास में काम आएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो पहले एक ही मराठा चलता था, उसके बाद फिर ये लोग बाजीराव सेकंड के समय में 5 अलग-अलग क्षेत्रों में क्या हो गए? विभाजित हो गए। आगे चलकर कुछ क्षेत्रों का आपस में क्या होता है? संबंध स्थापित होता है, सहयोग होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र अलग ही रहते हैं, अलग रूप से क्या करते हैं? शासन करते हैं। इनमें से जो नागपुर के भोसले थे, इन्होंने कहाँ शासन किया? छत्तीसगढ़ में। तो आपसे सवाल पूछता है छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले मराठे कौन थे? तो क्या बताओगे? नागपुर के भोसले थे। अब फिर से वही कहानी शुरू होती है जो हमने रघुनाथ सिंह के समय में पढ़ा हुआ था कि इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो तब होती है जब राज सिंह अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करने वाला होता है? मोहन सिंह को। याद करो, रतनपुर के कलचुरियों का अंतिम समय में हमने पढ़ा था ना कि जो राजा राज सिंह था वो अपना उत्तराधिकारी रायपुर के किसको नियुक्त किया? मोहन सिंह। लेकिन मोहन सिंह उस समय नहीं था जिस समय राज सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो राज सिंह ने अपनी टोपी किसके सर पे रख दिया? अपने चाचा सरदार सिंह। जब सरदार सिंह राजा बनता है तो मोहन सिंह वापस आता है और कहता है सत्ता वापस कर दे, तो सरदार सिंह वापस नहीं करता। यहां से मोहन सिंह चला जाता है कहा? नागपुर, और नागपुर में रघुजी प्रथम का क्या बन जाता है? प्रिय पात्र बन जाता है। यहां से छत्तीसगढ़ के या रतनपुर के कलचुरियों की जो शाखाएं हैं वो क्या होनी शुरू होती है? वहां से पतन उसका शुरू हो जाता है। ठीक? तो अब हमको पढ़ना है सबसे पहले क्या? अप्रत्यक्ष मराठा शासन, और ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन को हमने देख भी लिया है कहां? कलचुरियों के अंतिम समय में। तो एक-एक करके चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं, और लिखने से ज्यादा समझने पे आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बीच-बीच में ही लिखते रहिएगा। अप्रत्यक्ष मराठा शासन। फैक्ट्स मैं लिखाऊंगा, कहानियों को नहीं लिखाऊंगा। 1745 से लेकर 1757 तक। इस अप्रत्यक्ष मराठा शासन में अगर हमें पढ़ना है तो वो किसको पढ़ना है? रघुजी प्रथम को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम जो था, नागपुर का क्या बना? सेना साहब सूबेदार बना। नागपुर का क्या बनता है? सेना साहब सूबेदार। कब बनता है पूछे तो बताना? 1734 में। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो छत्रपति साहू जी, साहू जी द्वारा सनद दिया जाता है इसे।
किसे दिया जाता है? रघुजी प्रथम को। सेना साहब सूबेदार के पद पर ये आसीन होता है। कब से कब तक रहता है पूछे तो बताएंगे 1734 से लेकर 1755 तक। 55 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार सेना साहब सूबेदार के पद पर जब इसे आसीन किया गया छत्रपति साहू जी ने, तब इसे कुछ प्रमुख क्या दिए? कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे कि एक बार फिर से हम मैपिंग पे चलते हैं और यहाँ पर आपको स्थिति समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपके कौन थे? मराठे, और यहाँ पे आपके कौन थे? कलचुरी। ये छत्तीसगढ़ वाला भाग पे कौन थे? कलचुरी। यहाँ पर कौन थे? मराठे। यहाँ पर है आपका क्या? नागपुर। सेना साहब सूबेदार के पद पर रघुजी प्रथम को जब आसीन किया गया तो इसे सनद में कहा गया कि पूर्वी क्षेत्र में तुमको अपने साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार। पूर्वी क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ आता था और यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र किसमें आता था? बंगाल प्रांत में आता था, जिसके अंतर्गत आपका कौन सा क्षेत्र शामिल था? उड़ीसा। ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र में इसे प्रतिदिन क्या करना है? विस्तार। इस पूर्वी क्षेत्र में विस्तार करने के लिए रघुजी प्रथम को एक बड़ी मात्रा में क्या रखनी थी? सेना रखनी थी, जिस सेना का भारी मात्रा में क्या करना था? खर्च वहन किया जाना था। तो इस पूर्वी क्षेत्र से इसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। क्या वसूलने का? चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया। किसे दिया गया? रघुजी प्रथम को। किसने दिया? छत्रपति साहू जी ने दिया। अब इन दोनों चीजों को वसूलने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बार बार इस क्षेत्र में क्या करेगा? आक्रमण करेगा। साम्राज्य विस्तार का करने का क्या करेगा? प्रयास। इसी प्रयास में सबसे पहला अभियान 1741 में भेजा इसने सेनापति को। किसके लिए? उड़ीसा अभियान के लिए। किसके लिए भेजा? उड़ीसा अभियान। और इसी 1741 में कौन जाता है उड़ीसा अभियान के लिए? भास्कर पंत। ये प्रधान सेनापति था किसका? रघुजी प्रथम का। अब ध्यान दीजिएगा, जब वो यहां से यहां जाएगा, उड़ीसा पूर्व की ओर जाएगा, तो बीच में क्या पड़ेगा? और छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी इसको देगा कौन? मोहन सिंह, जो कि पहले ही किसके दरबार में रहा है? रघुजी प्रथम के। मोहन सिंह उसको दे दिया जानकारी। अब 1741 में रतनपुर पर जब भास्कर पंत का क्या होता है? आक्रमण होता है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे अच्छे से याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पहली बार मराठा सेनापति या भोसला सेनापति का आक्रमण कब हुआ था पूछे तो क्या बताओगे? 1741। और स्पेशली यह आक्रमण हुआ था कहां पे? रतनपुर में। किसके द्वारा किया गया था? तो भास्कर पंत। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को क्या कर दिया? एक तरह से पराजित, या पराजित नहीं भी किया तो उसे अपनी अधीनता में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। वो याद आ रहा होगा कि रघुनाथ सिंह की दो रानियां थी, श्वेत पताका लहराकर संधि के लिए क्या किया? आमंत्रण। इसी बीच छुरी का जो जमींदार था राघो सिंह, वो कलचुरी राजा की तरफ से आता है लड़ने के लिए, लेकिन रतनपुर के समीप ही भास्कर पंत की सेना उसको क्या कर देती है? पराजित करके उसकी हत्या कर देती है। क्लियर हो रहा है ना? सारी चीजें याद आ रही है ना? ठीक। तो यहां से आप देखोगे तो भास्कर पंत और रघुनाथ सिंह के बीच में क्या होती है? संधि होती है, जिस संधि के तहत ये बोलता है कि अपन को 1 लाख रुपए मांगता तुरंत तत्काल ऑन हैंड कैश। कौन बोला? भास्कर पंत। उसके बाद बोला घूमने फिरने के लिए 80 हाथी मांगता अपन को। तो ये दोनों चीज मिल गई। और बोलता है एक छोटी सेना की टुकड़ी में यहाँ पर छोड़ेगा, जिसको तुम क्या करेगा? ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। और उस छोटी सेना की टुकड़ी का मुख्तियार किसे नियुक्त किया गया था? कुली नगीर। इसी का एक और नाम आता है क्या? कल्याण गिरी गोसाई। ये उस सेना का क्या था? मुख्तियार नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो ये जो सेना का मुख्तियार नियुक्त किया। अब भास्कर पंत चला जाता है कहां? उड़ीसा अभियान पे, जहां 1744-1745 में उड़ीसा में जो शासक था, या ये कह लो बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, वो उसकी हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? भास्कर पंत। अब भास्कर पंत की हत्या हो गई तो जो मराठा सेना रतनपुर में ठहरी थी वो रतनपुर की सेना हो गई। अब ये खबर जाता है किसके पास? रघुजी प्रथम के पास। तो रघुजी प्रथम क्या करता है? अपनी सेना लेकर स्वयं आता है। और रघुजी प्रथम कब आता है पूछे क्या बताओगे? 1745 में। किधर से आता है? रीवा होते हुए आता है। साथ में कौन रहता है इसके? मोहन सिंह रहता है। रतनपुर जाता है। रतनपुर में किसको हरा देता है? रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर देता है। रघुनाथ सिंह को पद से हटा देता है और मोहन सिंह को क्या कर देता है? मोहन सिंह को राजा नियुक्त करता है। इस प्रकार मोहन सिंह मराठों के अधीन कलचुरी शासक कहलाता है और मराठों की अधीनता में ये क्या करता है? शासन। और मोहन सिंह का जो शासन काल रहा है कब से कब तक? 1745 से 1757 तक। यही आपका कहलाता है क्या? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। समझ में आया? अब एक छोटा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या जहां अगर कभी प्री में सवाल बना दे उसके पीछे, कि मराठों का छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण के कारण, कहानी पूरा आपने सुना हुआ है, यहीं से कारण निकाल लेते हैं बहुत सारे।
कि क्या क्या पहला आक्रमण का कारण, क्या क्या कारण रहे होंगे जिसके वजह से मराठों ने रतनपुर पर क्या किया, आक्रमण। सबसे पहला क्या, रघुजी प्रथम को सनद प्राप्त हुआ था, या रघुजी प्रथम की विस्तारवादी नीति। समझ पा रहे हो इसको? क्यों विस्तारवादी नीति? क्योंकि इसको तो सेना साहब सूबेदार के पद पर इसीलिए बनाया गया था ना कि तुम पूर्वी क्षेत्र पर क्या करो, अपने साम्राज्य का विस्तार करो। तो पहला कारण यह होगा रघुजी प्रथम की विस्तारवादी नीति। और इसमें डिटेल क्या होगा कि छत्रपति साहू जी ने क्या किया, सनद के माध्यम से 1734 में इसे सेना साहब सूबेदार के पद पर क्या किया, आसीन, जिसके लिए पूर्वी क्षेत्र में इसे क्या करना था, विस्तार करना था। दूसरा, अब इसी से दूसरा कारण निकालो कि जब इसको विस्तार करना है तो एक बड़ी सेना रखेगा, बड़ी सेना के लिए बड़ा खर्च रखना पड़ेगा। तो बड़ा खर्च के लिए क्या हो गया था, ऋण या ऋणी हो गया था, कर्जदार हो गया था। ये अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए ये क्या हो गया था, बहुत ज्यादा कर्जदार हो गया था, ऋणी हो गया था। ठीक। तीसरा, इसे तत्कालिक तौर पर एक ऐसे क्षेत्र की जरूरत थी जहां बड़ी मात्रा में धन संपदा क्या हो सके, मिल सके। और इसका अभियान किस क्षेत्र में था, पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए बीच में क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़। तो यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा कि बंगाल नागपुर मार्ग पर छत्तीसगढ़ का होना, ये कारण बनेगा। चौथा, चौथा क्या है भाई, इसको भेजा कौन, यहां के बारे में बताया कौन, तो मोहन सिंह का षड्यंत्र, ये भी एक कारण हो गया। ठीक। पांचवा, अगर रतनपुर का राजा योग्य होता तो इसको हरा देता ना, भास्कर पंत को घुसने थोड़ी ना देता, मतलब कलचुरी का अयोग्य शासक। ये सभी कारण है जिसके वजह से मराठों का यहां पर क्या हुआ, सत्ता स्थापित हुआ। समझ पा रहे हो सब कोई? ठीक। और ले लेते हैं, और क्या लेते भाई, देखो ये ऋणी हो गया है तो इसको धन संपदा चाहिए, तो एक ऐसा क्षेत्र चाहिए ना जो अच्छा खासा उपजाऊ हो, धन देने वाला हो। मतलब छत्तीसगढ़ का उपजाऊपन, प्राचीन समय से यहाँ पर धान की खेती अच्छे से हो रही है, और तालाबें हैं, सिंचाई की उचित व्यवस्थाएं हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से ये इस क्षेत्र पर क्या करना चाहेगा, कब्जा करना चाहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मीर हबीब का पत्र, ये सारी चीजें रघुजी प्रथम के लिए बात चल रही है ना। मीर हबीब कौन था, मीर हबीब था उड़ीसा का गवर्नर। ये कौन था, उड़ीसा का गवर्नर था। मीर हबीब उड़ीसा का गवर्नर था। और उड़ीसा कौन से प्रांत में आता था, बंगाल। बंगाल प्रांत का में किसका शासन चल रहा था, नवाबों का। नवाब कौन था, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बारे में आपने सुना होगा कि बंगाल का योग्य नवाब था, पहला योग्य नवाब, जो बंगाल के लिए क्या करना चाहता था, कार्य करना चाहता था। तो जब योग्य रहेगा तो उसके काल में भ्रष्टाचार हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मीर हबीब को पैसा चुराते नहीं बन रहा था उड़ीसा क्षेत्र से। तो इसने क्या किया, पत्र लिख दिया, किसको, रघुजी प्रथम को, मित्रता कर ली उससे। और रघुजी प्रथम को पत्र लिखकर बताया कि वस्तु स्थिति ठीक है, यहां पर आकर आक्रमण कर दो, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लो, जो पैसा हिस्सा बांटा मेरा बन रहा है मेरे को दे दो। ऐसा बोला कौन, मीर हबीब। और इसीलिए 1741 में भेजा गया था किसको, भास्कर पंत को। और भास्कर पंत हल्के में ले लिया था, अलीवर्दी खान निपटा दिया उसको 1745 में। समझ गए? तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से मराठों का कहां आगमन हुआ, छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। इन कारणों को अगर लिख ले तो अच्छी बात, ना लिखो तो कोई बात नहीं। अब शुरू होता है यहां से खेल। रघुजी प्रथम, इसका जो शासनकाल रहेगा 1734 से 55 तक रहेगा, और इसकी मृत्यु हो जाएगी 1755 में। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, 1755 ही लिख लेना। ठीक। रघुजी प्रथम के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र कौन था, जानको जी। दूसरा पुत्र कौन था, साबा जी। तीसरा पुत्र कौन था, मधोजी या मुधोजी, मधोजी या मुधोजी ना। और चौथा पुत्र कौन था, बिंबाजी। चौथा कौन था, बिंबाजी। अब यहां से शुरू हुआ, पहला नाम आया किसका, बिंबाजी। और इसी को ही हमको आगे चल के पढ़ना है, लेकिन पहले पृष्ठभूमि को समझिए कि क्या यहां पर स्थिति बनी। जानको जी, देखिए जब रघुजी प्रथम की मृत्यु हुई तो रघुजी प्रथम कहां का शासक था भाई, नागपुर। तो जाहिर सी बात है नागपुर का उत्तराधिकारी उसके सबसे बड़े पुत्र को मिलेगा, जो कौन था, जानको जी। तो इसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, नागपुर। साबा जी को दे दिया गया क्या, बरार। कौन सा क्षेत्र मिला, बरार। मधु जी को दे दिया गया क्या, चांदा। और बिंबा जी सबसे छोटे थे, दुलारे थे, इनको दे दिया गया क्या, रतनपुर। अभी रोने गाने लगे ये,
सब अच्छे अच्छे जगह हम जा रहे हो, ये वैसी टाइप का होता है ना, किसी लड़की 4 बहनें हैं, 3 शहर में गई है, गाँव में गई है, तो वैसी टाइप का हो गया किसके साथ, बिंबाजी भोसले के साथ, कि सब अच्छे अच्छे शहरों में अच्छे जगह पे हो, अच्छा मालदार पार्टी के पास जा रहे हो, मेरे कहे गरीब क्षेत्र में जंगल में भेज दिया, ऐसे कर रोने लगे बिंबाजी, परेशान हो गए बेचारे। आगे कहानी सुनाता हूँ। तो जनको जी को मिला कौन सा क्षेत्र, साबा जी को मिला कौन सा क्षेत्र, मधु जी को मिला कौन सा क्षेत्र, और बिंबा जी को मिला कौन सा क्षेत्र। और ध्यान रखना, ये तो खुश था क्योंकि क्या पा गया, नागपुर। तीनों नाखुश थे क्योंकि इनको मिला इनके हिसाब से क्षेत्र नहीं मिल पाया। तो इन तीनों ने आपस में गड़ी बदल लिया और अटैक किया किस पर, जनको जी पर। अब यहां पर भाईचारा आ गया। भाईचारा कैसे आ गया, जनको जी और साबा जी, ये पत्नी पहले, रघु जी प्रथम की 2 पत्नी थी, पहले पत्नी से ये दोनों थे और दूसरे पत्नी से ये दोनों थे। समझ पाए। तो इन दोनों में आपसी भाव ज्यादा रहेगा और इन दोनों में आपसी भाव ज्यादा रहेगा। जानको जी को मिला है कौन सा क्षेत्र, नागपुर। साबा जी बीच बीच में जाएगा, जानको जी का पैर हाथ दबाएगा, बोलेगा भैया आप मेरे को अपने साथ में ही रखना और मैं बरार में खुश हूं, बीच बीच में कुछ कुछ देते रहना। जानको जी बोला ठीक है। मधु जी और बिंबा जी दोनों आपस में मिले, बोलते देख भाई ऐसा ऐसा बात है, हमको चाहिए तो नागपुर, इधर तू रतनपुर में कुछ कर नहीं पाएगा, चांदा मेरे खास कुछ जगह है नहीं, मॉल वॉल कुछ नहीं, कहाँ घूमूंगा मैं, ऐसे करके। तो इन दोनों आपस में क्या किए, गड़ी बदलिए। किन दोनों, मधो जी और बिंबा जी। और ये दोनों मिलकर इस पर अटैक कर दिए, किस पर, जनको जी। अब ये दोनों जनको जी को हल्के में ले लिए थे, क्यों, क्योंकि वो नागपुर का राजा है भाई, पूरी सेना उसके हाथ में है। जनको जी दौड़ा दौड़ा के मारा दोनों को, किसको, मधो जी और बिंबा जी को, और बोला कि अब दोबारा आक्रमण करोगे तो जिस क्षेत्र में तुम लोग शासन कर रहे हो उस क्षेत्र को मैं ले लूंगा वापस। तो अंततः मधु जी को चांदा से क्या करना पड़ा, संतुष्टि, और बिंबा जी को कहां से संतुष्टि करना पड़ा, रतनपुर से संतुष्टि करना पड़ा। तो रतनपुर आए बिंबा जी, तो क्या मजबूरी में आए, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो अब इनकी मजबूरी हो गई। लेकिन बिंबा जी के पीछे दूसरा प्रमुख एक समस्या थी कि रतनपुर में बैठा है कौन, मोहन सिंह। इसको कैसे भूल गए। और इसके पिता ने तो पूरी तरीके से निश्चित किया नहीं था कि भाई मेरा लड़का आएगा बिंबा जी तो मोहन सिंह तुम हट जाना, ऐसे करके, है ना। तो मोहन सिंह के भय था किसको, बिंबा जी को, और बिंबा जी तैयारी में था कि अगर मैं रतनपुर पर कब्जा करने जाऊंगा तो मुझे मोहन सिंह से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी यहां पर। अब थोड़ा सा इस कहानी को रोकता हूं और इसकी वंशावलियों को हम देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। रघु जी प्रथम, इसके कितने पुत्र, सबसे पहला कौन सा, जानको जी, दूसरा कौन सा, साबा जी, तीसरा कौन सा, मधु जी, और चौथा कौन सा, बिंबा जी। ये थे। अब जिसको जो जो क्षेत्र मिला है सबको याद रखना ना। जानको जी को कौन सा क्षेत्र मिला है, नागपुर। साबा जी को कौन सा क्षेत्र मिला है, बरार। मधु जी को चांदा, और बिंबा जी को मिला कौन सा, रतनपुर। ठीक है। जनको जी, सॉरी आप यहां पे आइए। मधु जी, मधु जी के 3 पुत्र थे। एक है आपका रघु जी सेकंड, क्या नाम है, एक है आपका चिमणा जी, इसी का दूसरा नाम मिलता है खांडो जी, और इसका तीसरा पुत्र था कौन, व्यंको जी। कौन था, व्यंको जी। बिंबा जी क्या थे, निसंतान थे। यहां से इनका वंश चलेगा। अब चिमना जी को बिंबा जी ने क्या कर लिया, दत्तक ले लिया। चिमना जी को दत्तक, किसको लिया, चिमना। भाई मधु जी के 3 पुत्र है, 3 में से एक पुत्र को दत्तक किसने ले लिया, बिंबा जी ने। जब बिंबा जी ने चिमना जी को दत्तक लिया तो ये कहां का उत्तराधिकारी बनेगा, रतनपुर का उत्तराधिकारी। कौन बना, चिमना जी। ठीक। अब चिमना जी की जल्दी मृत्यु हो जाती है। यहां पर रघु जी सेकंड का एक पुत्र होगा जिसका नाम है परसो जी। क्या नाम है, परसो जी। और परसो जी का एक पुत्र होगा रघु जी तृतीय। यही अंतिम शासक होता है। परसो जी का पुत्र कौन हुआ, रघु जी तृतीय। चिमना जी की 1788 में क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इसका वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता। बचा कौन, व्यंको जी। व्यंको जी का पुत्र था कौन, अप्पा साहब। कौन था, अप्पा साहब। शायद इसका नाम बाला साहब भी मिलता है क्या, नहीं, परसो जी का नाम बाला साहब मिलता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हूं। अप्पा साहब का नाम याद रखना।
ठीक है। तो रघु जी सेकेंड, उसका पुत्र कौन? परसो जी, उसका पुत्र कौन? रघु जी थर्ड। चिमना जी, उसका कोई पुत्र नहीं था। व्यंगो जी का पुत्र कौन हुआ? अप्पा साहब। अब यहां पर रतनपुर की कहानी सुनना। बिंबा जी सबसे पहले रतनपुर क्षेत्र में क्या हुए? मराठे शासक, या छत्तीसगढ़ में क्या हुए? मराठे शासक। बिंबा जी के बाद कौन बनेगा? चिमना जी। चिमना जी के बाद कौन बनेगा? व्यंको जी के बाद कौन बनेगा? और परसो जी के बाद कौन बनेगा? अप्पा साहब। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ में भोसले या मराठा शासक। सबसे पहला कौन? बिंबा जी। बिंबा जी कब तक चलेगा भाई? 1758 से लेकर 1787 तक। दूसरे नंबर पे बिंबा जी के पुत्र जिसका नाम क्या था? चिमना जी, 1787 88 में। तीसरे नंबर पे चिमना जी के बाद व्यंको जी, 1788 से लेकर 1811 तक। ठीक। चौथे नंबर पे रतनपुर का शासक कौन होगा? परसों जी, 1811 से लेकर 1816 तक। और पांचवें नंबर पे कौन होगा? अप्पा साहब, 1816 से लेकर 1818, 1816-17 कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी राजाओं ने रतनपुर के क्षेत्र पर क्या किया है? शासन किया है। मतलब नागपुर की अधीनता में तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कहां से शासन किया? रतनपुर। मतलब इनके राज्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र था? रतनपुर। कहने का मतलब छत्तीसगढ़। तो ये सभी छत्तीसगढ़ में क्या थे? भोसले या मराठे शासक थे। यहां से क्रम से जमा होकर के सवाल आ सकता है भाई कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर कौन कौन से भोसले प्रतिनिधि या मराठे प्रतिनिधियों ने शासन किया, क्रम से जमाइए। चलो अब हेडिंग डालो, प्रत्यक्ष मराठा शासन 1757 से लेकर 1788 तक। 1757 से 1788 तक आपका क्या रहेगा? प्रत्यक्ष मराठा शासन। सबसे पहली चीज, इसे प्रत्यक्ष मराठा शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बिंबा जी स्वयं आकर अपनी गद्दी लगाकर अपनी न्यायालय स्थापित करके अपनी शासन व्यवस्था को क्या किया? संचालित किया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मराठा शासन। मतलब जो यहाँ का राजा था वो स्वयं यहाँ रहकर क्या किया? उसने शासन का संचालन किया। अब फिर से वापस उस कहानी पर पहुंचो जहां पर हमने छोड़ा था इसको, कि बिंबा जी को अब किससे करना था लड़ाई? मोहन सिंह से। बिंबा जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। 1755 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी में विरासत में क्या प्राप्त हुआ उसे? रतनपुर का क्षेत्र। बिंबा जी रतनपुर आना नहीं चाहते थे, वो नागपुर में ही उलझे रहना चाहते थे, नागपुर का क्षेत्र में ही रहना चाहते थे। लेकिन अब वो आएंगे नहीं तो खाएंगे किसको? ऐसा समस्या हो गया। तो रतनपुर आना उसकी क्या हो गई? मजबूरी। तो इससे पहले बिंबा जी स्वयं रतनपुर आते, उन्होंने मोहन सिंह का हाल चाल जानना चाहा कि मोहन सिंह के मन में क्या चल रहा है, वो युद्ध करना चाहता है या स्वेच्छा से सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहता है। इसलिए बिंबा जी ने 1757 में अपने प्रमुख एक व्यक्ति जिसका नाम है पांडुरंग, पांडुरंग को 1757 में रतनपुर में अधिकार करने भेजा। किसके लिए भेजा? रतनपुर पर अधिकार करने भेजा। किसको भेजा भाई? पांडुरंग। पांडुरंग आता है अधिकार करने के लिए, किंतु वो क्या रहता है? असफल रहता है। मोहन सिंह उसको क्या कर देता है? भगा देता है। तो बिंबा जी को समझ में आ गया कि अब आसानी से सत्ता तो नहीं मिलेगी, अब मुझे युद्ध करना पड़ेगा। किससे? मोहन सिंह से। तो मोहन सिंह से जब युद्ध करना ही पड़ेगा तो क्यों ना साजो सामान और सेना व्यवस्था के साथ चला जाए रतनपुर। तो मई 1758 में निकलते हैं बिंबा जी, सॉरी 1757 में, मई 1757 में बिंबा जी किधर से आते हैं? रायपुर होते आते हैं। रायपुर होते रतनपुर आए। इधर मोहन सिंह भी बैठा था ताक में कि मैं क्यों छोड़ूं अपना साम्राज्य, मैंने तो इतने साल गुलामी की है ना, रघु जी प्रथम की तो मुझे उपहार स्वरूप मिला हुआ है, मैं क्यों छोड़ूं। बिंबा जी के मन में भी था कि मुझे मोहन सिंह से अब क्या करनी है? लड़ाई करनी है। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ये रतनपुर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही मोहन सिंह निपट जाता है बेचारा। तो मोहन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। न लड़ाई हुआ न झगड़ा हुआ, बिंबा जी को आसानी से क्या मिल गया? रतनपुर क्षेत्र मिल गया। तो बिंबा जी के रतनपुर पहुंचने से पहले ही मोहन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर। अब बिंबा जी यहां पर क्या करेंगे? शासन की शुरुआत करेंगे। तो बिंबा जी यहां पर क्या करते हैं? शासन की शुरुआत। तो बिंबा जी के द्वारा रतनपुर में रहकर शासन की
शुरुआत की गई, सॉरी, शासन का संचालन किया गया। लेकिन इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? प्रत्यक्ष मराठा या प्रत्यक्ष भोसला शासन। इसलिए कहते हैं इस काल को प्रत्यक्ष मराठा या प्रत्यक्ष भोसला शासन कहा जाता है। ठीक है, तो बिंबा जी के द्वारा रतनपुर में रहकर शासन का क्या किया गया? संचालन किया गया, इसलिए इस क्षेत्र को ये कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बिंबा जी आ तो गए थे रतनपुर, लेकिन उनका मन लग ही नहीं रहा था। कहाँ से मन लगेगा भाई? कोई आदमी अगर रायपुर और बिलासपुर शहर का रहने वाला है, उसे अचानक से किसी गांव में भेज दोगे तो कहाँ से मन लगेगा उसको? वो मॉल से शॉपिंग करने वाला है और उसको एक तो चौक चौराहे में किराना दुकान में भेजोगे तो एक पाव तेल दे दे, ऐसा वाला सिस्टम तो थोड़ी ना बन पाएगा। तो बिंबा जी का मन रतनपुर की राजनीति में नहीं लग रहा था, नागपुर की राजनीति में उलझा हुआ था। तो प्रारंभिक तौर पर बिंबा जी जब रतनपुर आए तो बार बार नागपुर उनका आना जाना लगा रहा और इस वजह से वो रतनपुर की जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। किंतु जब बिंबा जी को इस बात का एहसास हो गया कि इधर उधर भागना बेकार है, रतनपुर ही अपनी कर्म भूमि है, तो उन्होंने यहाँ पर सुचारू रूप से क्या किया? शासन का संचालन किया और उनका शासन व्यवस्था इतना प्रजाहितकारी सिद्ध हुआ कि इतिहासकार कहते हैं कि जब 1787 में बिंबा जी की मृत्यु होती है तो रतनपुर क्षेत्र का कोई ऐसा नागरिक ना होगा जिसकी आंखें आंसुओं से नम ना हुई होगी। इतना ज्यादा अच्छा उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के रखी थी। समझ पाए? तो 1757 में जब बिंबा जी यहाँ पे आते हैं, 1758 से उनका यहाँ पर शासन शुरू होता है, लेकिन 1761 तक बिंबा जी क्या करते हैं? नागपुर की राजनीति में उलझे रहते हैं। कहाँ उलझे रहते हैं? नागपुर की राजनीति में उलझे रहते हैं। और इसी नागपुर के राजनीति में उलझे रहने के कारण इन्होंने रतनपुर की जनता का ख्याल नहीं रखा था। जनता का ख्याल नहीं रख पाए, और ये हमेशा के लिए नहीं है ना। कब तक की बात है? 1761 तक। ठीक है, तो आपसे कभी अगर कूट में सवाल पूछ दे तो याद रखिएगा कि बिंबा जी भोसले का प्रारंभिक शासनकाल क्या था? अलोकप्रिय था। बिंबा जी भोसले का प्रारंभिक शासनकाल अलोकप्रिय था, किंतु बाद में प्रजाहितकारी किंतु बाद में प्रजाहितकारी सिद्ध हुआ। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, अब जब नागपुर की राजनीति में बिंबा जी उलझे हुए हैं तो कोई तो एक व्यक्ति चाहिए ना रतनपुर में जो इस क्षेत्र के शासन को संचालित करे या ध्यान दे। तो जब तक बिंबा जी नागपुर की राजनीति में उलझे हुए थे, उस दौरान उन्होंने पहले नीलकंठ की यहां पर क्या की नियुक्ति की, बाद में घोड़ो महादेव की इन्होंने क्या किया? नियुक्ति किया। तो यहां पर प्रारंभ में शासन संचालन हेतु बिंबा जी ने नीलकंठ, किसी किताब में नीलूपंत भी देता है, वह बाद में नीलकंठ को हटाकर घोड़ो महादेव की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? घोड़ो महादेव की नियुक्ति की। ये जितने फैक्ट्स आ रहे हैं ना, यही आपसे सवाल बनेंगे ना। जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे सवाल बनेंगे। नोट्स में मिल जाएगा अच्छा खासा, टेंशन मतलब। कहानी समझो, कहानी समझ के पढ़ने के प्रयास करना तो चीजें याद रहेंगी आपको। क्या समझ में आया कि प्रारंभ में नागपुर की राजनीति में बिंबा जी उलझे थे, इसलिए रतनपुर की जनता का उन्होंने ख्याल नहीं रख पाया। तो रतनपुर की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए पहले किसकी नियुक्ति की, बाद में इसको हटाकर किसकी नियुक्ति की? घोड़ो महादेव की इन्होंने क्या किया? नियुक्ति किया। अब बिंबा जी जब यहाँ पर आए तो अपने साथ सारा साजो सामान, अपनी प्रशासन व्यवस्था और अपनी सैन्य व्यवस्था, इन सारी चीजों को लेकर आए थे। प्रारंभ में बिंबा जी नागपुर के प्रतिनिधि के तौर पर रतनपुर आए थे कि उनको नागपुर में क्या देना पड़ता था? हिसाब किताब देना पड़ता था या पड़ेगा, ऐसा करके। लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि बिंबा जी एक स्वतंत्र शासक की तरह रतनपुर में क्या किए हैं? शासन का संचालन किए हैं। वो किसी भी प्रकार का नागपुर टैक्स नहीं भेजा करते थे, न ही किसी प्रकार का नागपुर के किसी फरमान के आदेश का पालन उनके द्वारा किया जाता था, या कुछ भी उनसे नागपुर से क्या किया जाता था? परमिशन लिया जाता था। तो अगर सवाल कभी बन जाए तो बताना कि बिंबा जी भले ही नागपुर के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर आए, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र शासक की भूमिका के तौर पर क्या किया? शासन किया। वो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स, कोई भी रुपया नागपुर नहीं भेजा करते थे। यहां तक कि बिंबा जी ने रतनपुर क्षेत्र में अपने स्वयं के न्यायालय का क्या किया था? स्थापना किया था, जहां पर वो निर्णय स्वयं किया करते थे। समझ में आ रहा है?
याद रहेगा ना, लिखोगे तो याद रहेगा, नोट्स में रहेगा आपका, ठीक। चलो अब देखते हैं बिंबा जी जब यहां पर आए तो उन्होंने क्या क्या प्रमुख काम किया। सबसे पहला उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया। क्या किया भाई, प्रशासनिक सुधार। दूसरा, बिंबा जी के द्वारा क्या किया गया, निर्माण कार्य किया गया। क्या किया गया, निर्माण कार्य। तीसरा, बिंबा जी के द्वारा साम्राज्य विस्तार का काम किया गया। किसका काम किया गया, साम्राज्य विस्तार। और इसी साम्राज्य विस्तार को अगर आप देखोगे तो जमींदारों से संबंध स्थापित इन्होंने किया, जमींदारों से संबंध, ठीक है। और चौथा, इन्होंने इस क्षेत्र में निर्माण कार्य में ही आपका धार्मिक कार्य आ जाएगा। ये तीन बेसिस पे पढ़ना है। फिर उसके बाद चौथा हमें पढ़ना है क्या, बिंबा जी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ या रतनपुर। ये चार मुख्य बिंदुओं पे हमें क्या करनी है, इस पूरे प्रत्यक्ष मराठा शासन को पढ़ना है। सबसे पहले क्या बताया मैंने, प्रशासनिक सुधार। अब बिंबा जी जब इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार में क्या क्या सुधार किया, जैसे कलचुरी कालीन क्या था आपका, मंडल, प्रशासनिक इकाई था मंडल, और क्या था, बारहों। याद आ रहा है, कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाई था क्या, मंडल और बारहों। इसको समाप्त किया और इसको समाप्त करके गढ़ व्यवस्था को लागू किया। किसको लागू किया, गढ़ व्यवस्था। यानी कि अब ना तो मंडल रहेगा ना बारहों रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, गढ़ रहेगा। और इस गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ को इन्होंने 18 गढ़ों में क्या किया, बांटा या विभाजित किया। समझ में आए। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को क्या कहा इन्होंने, रतनपुर राज्य कहा। यानी अपने छत्तीसगढ़ वाले साम्राज्य को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया, रतनपुर राज्य के नाम से संबोधित किया। पहला कहानी, पहला क्या है भाई प्रशासनिक व्यवस्था में कि कलचुरी कालीन बारहों और मंडल को क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया, मंडल और बारहों को। और पूरे क्षेत्र में क्या लागू किया, गढ़ व्यवस्था। संपूर्ण क्षेत्र को 18 गढ़ों में क्या कर दिया, बांट दिया। जब 18 गढ़ों में बांट दिया उसके बाद संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इन्होंने क्या नाम दिया, रतनपुर राज्य कहकर संबोधित किया। तो ये दो काम। तीसरा काम अगर देखा जाए तो इन्होंने रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। रतनपुर और रायपुर का इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक एकीकरण किया। प्रशासनिक एकीकरण कहने का मतलब है कि रायपुर में रायपुर की कलचुरी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। याद आ रहा है। और रतनपुर में रतनपुर की कलचुरी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो दो राजधानियां थी, तो दो राजधानियां हैं तो दो तरह से क्या होंगे, काम होंगे। और 1750 में रायपुर कलचुरियों को भी इन्होंने कहा मिला लिया था अपने साम्राज्य में। रायपुर कलचुरी याद करो, अमर सिंह क्या था, अमर सिंह 1753 में मृत्यु हो जाती है और 1750 में रायपुर कलचुरियों को किसमें मिला लिया जाता है, मराठा शासन में या भोसला साम्राज्य में, जिसके लिए 7000 टकोली मांगा गया था, किससे, अमर सिंह से। और रायपुर, राजिम और पाटन तीन परगने दिए गए थे निर्वाह के लिए। याद आ रहे हैं। तो रायपुर और रतनपुर दोनों का क्या कर दिया गया, प्रशासनिक एकीकरण। और राजधानी बनाया गया किसको, रतनपुर को। राजधानी किसको बनाया गया, रतनपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक। और क्या काम किया इन्होंने, राजस्व में वृद्धि के लिए, राजस्व में वृद्धि के लिए परगना पद्धति की कल्पना की, किंतु लागू नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परगना पद्धति के कल्पनाकार कौन थे, तो बिंबाजीराव भोसले। परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे, बिंबाजीराव भोसले। परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे पूछे तो क्या बताओगे, बिंबाजीराव। लेकिन उसको लागू नहीं किया है, तो लागू किसने किया है, विठ्ठलराव दिनकर ने, आगे चलकर जब सूबा शासन आएगा। तो ये सब प्रमुख काम है प्रशासनिक तौर पर जो बिंबा जी ने किए हैं। अब यहां पर एक चीज को याद रखिए, एक और लिख लीजिए, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना किसने किया है, बिंबाजीराव भोसले ने किया है। ठीक। अब यहां पर जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी बिंबा जी के समय में, तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी, रतनपुर राज्य। रतनपुर राज्य में कौन होता था, राजा बिंबा जी था। ये जो रतनपुर राज्य है, संपूर्ण साम्राज्य इनका रतनपुर राज्य, ये किसमें बटा हुआ था, गढ़।
और कितने कितने गढ़ में? 18 18। गढ़ का प्रमुख कौन होता था? दीवान। और गढ़ बटा हुआ था किसमें? ग्राम में। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? गौटिया। ये है बिंबाजी के काल का क्या? प्रशासनिक इकाई। ठीक। अब एक चीज आता है कि बिंबाजी के शासन काल में कुछ प्रमुख अधिकारी नियुक्त हुए। प्रमुख अधिकारी, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे सारे अधिकारी के नाम आपको किताब उसमें मिलेगा नोट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी तुरंत याद रखना है। जैसे सबसे पहला है आपका क्या? घोड़ो महादेव। कौन अधिकारी था भाई? घोड़ो। बिंबाजी जब कहां से आए थे? नागपुर से आए थे, तो अपने साथ इन सबको लेकर आए थे ताकि शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। ये था प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, इसी को दीवान भी कहते थे। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी या दीवान। दूसरा, कृष्ण भट्ट उपाध्याय। कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये जो थे वो राज पंडित थे। ये जो थे वो कौन थे? राज पंडित। एक का नाम है कादर खान। कादर खान जो थे वो सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। सैन्य विभाग। एक थे कृष्णा जी मोहिते, राजस्व विभाग। एक था पांडुरंग। पांडुरंग का ही नाम मिलता है महाडिक। ये था आपका सर सेनापति सैन्य विभाग। इन अधिकारियों के माध्यम से बिंबाजी क्या करते थे? शासन का संचालन किया करते थे। और भी अधिकारी है, ये इंपॉर्टेंट है। महाडिक। पांडुरंग को क्या कहते थे? महाडिक। सर सेनापति सैन्य विभाग का होता था ये। आगे बढ़े तो ये पहला कंप्लीट। कौन सा सुधार? प्रशासनिक सुधार कह लो या प्रशासनिक कार्य कह लो, किसका? बिंबाजी का। दूसरा आते हैं किस पे? निर्माण कार्य या धार्मिक कार्य। तो हेडिंग डालो, दूसरा निर्माण कार्य या धार्मिक कार्य। तो बिंबाजी के काल में क्या क्या निर्माण हुआ है? निर्माण कार्य या धार्मिक कार्य। ठीक। सबसे पहला याद रखेंगे महामाया मंदिर के पुजारी। उस टाइम पे जो पुजारी थे, क्या नाम था उनका? पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। पचकौड़ प्रसाद ही लिख लो। महामाया मंदिर के जो पुजारी थे पंडित पचकौड़ प्रसाद, इनको 1758 में वार्षिक अनुदान देने की बात कही। पंडित पचकौड़ प्रसाद को 1758 में जो महामाया मंदिर के पुजारी थे उनको वार्षिक अनुदान देने की बात कही। किसने कही? बिंबाजीराव भोसले ने। दूसरा, रतनपुर में खंडोबा मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। तीसरा, राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया। चौथा, इनके काल में रतनपुर में संगमेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है वो बनवाया किसने? आनंदीबाई ने। रतनपुर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। राम टेकरी मंदिर के बाहर बिंबाजी के हाथ जोड़े मूर्ति, इसका निर्माण किसने कराया? आनंदीबाई ने। आठवां, राम टेकरी मंदिर के पास एक रानी तालाब है, इस रानी तालाब का भी निर्माण किसने करवाया? आनंदीबाई ने। नौवां, राजीव लोचन, शायद मैं राजीव को छोटा ही लिख, बड़ा ही होना चाहिए। राजीव लोचन मंदिर के लिए ग्राम दान दिया। 10वां, रायपुर में क्या है मठ है जी? दूधाधारी। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया। बनवाया कौन था? बलभद्र दास। जीर्णोद्धार कराया और इसके लिए ग्राम दान दिया। ये सभी निर्माण कार्य हुए हैं किसके काल में? बिंबाजी के काल में। और साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं? धार्मिक कार्य। तो धार्मिक कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, दशहरे के अवसर पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा की शुरुआत। आप लोग की तरफ चलता है?
रावण जला के आते हैं, उसके बाद सोनपत्ती देते हैं ना। इस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बिंबाजी भोसले ने, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जेब से निकालते हैं 150 जो भी है, बड़े बुजुर्ग। 10वां में दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया, जिसके लिए ग्राम दान दिया। तीसरा क्या लिखे हैं इधर? साम्राज्य विस्तार व जमींदारों से संबंध। तो अगला हेडिंग डालो क्या? जमींदारों से संबंध। जमींदारों से संबंध, या ये कह लो साम्राज्य विस्तार। तो पहले तो बिंबाजी का जो साम्राज्य था, साम्राज्य, वो कहां कहां फैला था पूछे तो बताना। उत्तर पश्चिम में मंडला तक, उत्तर पूर्व में सरगुजा तक, पूर्व में संबलपुर व पटना तक। अभी 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें एक सवाल आया है, उसमें देखना संबलपुर का उल्लेख है उसमें। उसमें कभी सवाल को देखना, संबलपुर का उल्लेख है उसमें। पूर्व में संबलपुर तक और दक्षिण में कांकेर, सिहावा, धमतरी तक। यहां तक इनका क्या फैला हुआ था? साम्राज्य फैला हुआ था। अब बात करते हैं किस पे? जमींदारों से संबंध। तो सबसे पहले याद रखना, दो नई जमींदारी की शुरुआत की, दो ठो नई जमींदारी शुरुआत की। पहला कौन सा है? राजनांदगांव। दूसरा कौन सा है? खुज्जी। ये अच्छे से याद रखना। बिंबाजी के द्वारा दो नई जमींदारियों की क्या की गई? शुरुआत। पहला कौन सा? राजनांदगांव। दूसरा कौन सा? खुज्जी। दो नई जमींदारियों की शुरुआत की गई। इसके समय में, बिंबाजी के समय में टोटल 32 जमींदार मान्य थे। कितने जमींदार मान्य थे? और इन 32 जमींदारों से 68,721 टकोली वसूल किया जाता था। समझ पा रहे हो? जमींदारों से लिया जाने वाला जो कर है वो क्या कहलाता है? टकोली। जमींदारों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? टकोली। बिंबाजी के समय में टोटल कितने जमींदार थे? 32। इन 32 जमींदारों से टोटल कितनी टैक्स वसूली की जाती थी टकोली के रूप में? 68,721 रुपए टकोली के रूप में क्या किया जाता था? वसूल किया जाता था। ठीक है। राजनांदगांव, हाँ, खुज्जी एक विधानसभा है ना राजनांदगांव में, दोनों राजनांदगांव में। ठीक, ठीक है। अब देखो जमींदारों से क्या क्या संबंध। सबसे पहला धमधा जमींदार, धमधा जमींदारी। धमधा जमींदारी ने, धमधा के जो जमींदार, धमधा समझ गए कहां है? दुर्ग जिले में आएगा धमधा। धमधा के जो जमींदार थे उन्होंने बिंबाजी को टैक्स नहीं दूंगा बोल दिया, मतलब टकोली नहीं दूंगा बोल दिया। तो बिंबाजी का ऐसा खौफ था कि उनको इतना प्रताड़ित किया कि जब बिंबाजी वहां पर गए टकोली वसूल करने के लिए, अपनी सेना भेजे और साथ में स्वयं गए थे, तो वहां की जो जमींदार थे और उसकी पत्नी थी, दोनों ने जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? जल समाधि। तो यहां पर याद रखना, धमधा जमींदार, जमींदारी, तो याद रखना जमींदार व पत्नी ने क्या ले लिया? जल समाधि ले लिया। कब की बात है? 1781। दूसरा, खैरागढ़ जमींदारी। सर्वाधिक टकोली देता था भाई कौन? खैरागढ़ जमींदारी। सभी जमींदारों में सबसे ज्यादा टकोली यही देता था। कितना पूछे तो बताना? 24,000। कितना टकोली देता था? 24,000 टकोली ये देता था। पहले 44,000 कर दिया गया था, बाद में कम करके इसे कितना किया गया? 24,000। तो आपसे पूछेगा बिंबाजी के शासनकाल में सर्वाधिक टकोली कौन से जमींदारी से प्राप्त होती थी? तो खैरागढ़। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरबा जमींदारी। कोरबा जमींदार जो था, जिसका नाम क्या था? फतेह सिंह। क्या नाम था? फतेह सिंह। ठीक, उसने बिंबाजी को टैक्स नहीं दूंगा बोल दिया, टकोली नहीं दूंगा बोल दिया।
तो बिंबा जी ने पहले उस पर 5,000 रुपए का क्या लगाया, जुर्माना लगाया, उसको भी नहीं दूंगा बोल दिया। और 5,000 का जुर्माना जब लगाया, उसके बाद उससे जमींदारी जब्त कर ली गई और फतेह सिंह को से जमींदारी को लेकर भरत सिंह को दे दिया गया। तो दो आदमी के नाम बता रहा हूं, कोरबा जमींदार, जमींदार कौन था, जमींदार फतेह सिंह, अच्छे से लिखना, जमींदार फतेह सिंह पर 5,000 का जुर्माना व जमींदारी जब्त करके किसको दिया गया, भरत सिंह को दे दिया गया। तो ये पहला मामला था जब किसी जमींदारी से जमींदार से उसकी जमींदारी क्या किया गया हो, जब्त किया। तो कौन सा जमींदारी को जब्त किया गया था, कोरबा, हो गया। चौथा, कांकेर जमींदारी, यहां का जमींदार था कौन, धीरज सिंह। धीरज सिंह किसी प्रकार का कोई पैसा वैसा नहीं देता था, ये सिर्फ और सिर्फ 500 घुड़सवार सैनिक मदद करता था। कौन, धीरज सिंह। क्यों नहीं देता था पैसा, क्यों 500 घुड़सवार सैनिक मदद करता था, क्या समझ पा रहे हो आप लोग। तो काहे सहयोग करता था, ऐसा क्यों जरूरत पड़ा कि कांकेर में ही उसको सहयोग की जरूरत पड़ी, आक्रमण हुआ तो रोकने के लिए, आक्रमण करने के लिए, कहां, बस्तर पर, समझ में है ना। तो कांकेर से ही तो एंट्री करेगा ना। तो अपनी एक सेना की टुकड़ी यहां पर हो गई, अब रतनपुर से सेना को लेके थोड़ी ना बस्तर पूरा जाएगा। तो एक सेना इसको चाहिए था कहां पे, कांकेर में, जहां जरूरत पड़े तो बस्तर पर यदि आक्रमण हो रहा है तुरंत वहां से क्या हो जाए, सैनिक प्रोवाइड हो जाए। तो बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने या अधिकार करने के लिए उसको जरूरत थी कांकेर में एक ऐसे जमींदार की जो उसे क्या दे दे, सैन्य सहयोग दे दे। तो वो कौन देता था, धीरज सिंह देता था। और सिहावा परगना कांकेर के अधीन ही आता था उस टाइम पे, समझ में आया। अब आप याद करो दलपत देव का शासनकाल, किसका शासनकाल, दलपत देव, 1731 से लेकर 1774 तक। और 1770 में पहला मराठा आक्रमण हुआ था कहां पे, बस्तर में, दलपत देव के शासनकाल में, याद आ रहा है। और वो आक्रमण किसके समय में हुआ था, बिंबा जी के समय में। और बिंबा जी का सेनापति कौन था उस टाइम पे, नीलू पंत। नीलू पंत का नाम लिखे हो नहीं लिखे हो पीछे, नीलू पंडित सेनापति करके लिखे हो। वही आक्रमण किया था किस पर, दलपत देव पर। और सैन्य सहयोग कौन दिया था, कांकेर जमींदार धीरज सिंह। ठीक, इसके अलावा और कुछ जमींदारी है, जैसे कि लिख लो भाई, चांग भखार, चांग भखार 1775 में आक्रमण, चांग भखार। टकोली नहीं दे रहा था, 1775 में आक्रमण करके उसको टकोली देने के लिए क्या किया गया, विवश किया गया। छठवां, सरगुजा जमींदारी, महिपत राव काशी, ये इसका सेनापति था। महिपत राव काशी के सहयोग से, महिपत राव काशी के सहयोग से 1781 में, महिपत राव काशी के सहयोग से 1781 में टकोली देने हेतु विवश किया, किसको, सरगुजा के जमींदार को। फिर लिखना चांपा, चांपा के जमींदार को दीवान कहा जाता था, चांपा के जमींदार को दीवान कहा जाता था, चांपा के जमींदार को दीवान कहा जाता था। ये हो गया इनका क्या, जमींदारी और क्या कहा जाए, साम्राज्य विस्तार। अब कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं जो बिंबा जी के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम आते हैं क्या, बिंबा जी के बाद रतनपुर और छत्तीसगढ़ पर, ये तो हो ही गया। ठीक, अदर फैक्ट्स में जैसे हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जब बिंबा जी का शासन चल रहा था तो यहां पर नागपुरी रुपया का प्रचलन था। किसका प्रचलन था यहां पे, नागपुरी रुपया का प्रचलन था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो प्रशासनिक भाषा थी या बोली थी, प्रशासनिक बोली, वो क्या थी उस टाइम पे, मराठी। क्या थी, मराठी। और अन्य जो प्रचलित थी, अन्य बोली, उस अन्य बोली में आएगा उर्दू, गोंडी। अन्य जो प्रचलित थी वो क्या थी, उर्दू और गोंडी।
और इस टाइम पे जो लिपि प्रचलित थी यहाँ पे वो थी मोडी लिपि। 2 साल पहले एक सवाल पूछा था, फंसा दिया था इसमें। कौन सी लिपि? मोडी लिपि। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लिपि प्रचलित थी, मोडी, जबकि बोली या भाषा में अगर देखा जाए तो वो कौन सा था? प्रशासनिक में क्या आएगा? मराठी। इसके अलावा उर्दू और गोंडी भी का प्रचलन यहाँ पे था। दूसरा, मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा के बदले मदनगढ़ किले के 5 हिस्से, इसको छोड़ दो, मदनगढ़ किले को दान दिया। किसने दिया? बिंबाजीराव भोसले ने दिया। हो गया? लिख लिए? अब आते हैं किस पे? बिंबाजी के बाद छत्तीसगढ़ व रतनपुर। ये बहुत सारी जगह पे, 5 अलग-अलग जगहों पे मिलाकर बनाया गया था, तो उस क्षेत्र को दिया गया था, कुछ-कुछ क्षेत्रों को। बिंबाजी के बाद छत्तीसगढ़ व रतनपुर, इस पे हमें चर्चा करना है। सबसे पहले तो बिंबाजी की पत्नी का नाम अच्छे से याद रखना। सबसे पहला कौन? आनंदीबाई। दूसरा कौन? रमाबाई। और तीसरी कौन? उमाबाई। तीनों की अलग-अलग कहानी है, ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, उमाबाई क्या हो गई है? सती। बिंबाजी का पुत्र कौन है? चिमणा जी। ओरिजिनल है क्या? दत्तक है। ठीक है, पुत्र कौन है? चिमणा जी। किसका पुत्र था चिमणा जी? मधु जी का। मधु जी का पुत्र था। और बिंबाजी की मृत्यु कब हुई पूछे तो क्या बताओगे? 7 दिसंबर 1787। 7 दिसंबर 1787 को क्या हो गई? बिंबाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब समझना, जब बिंबाजी की मृत्यु हुई तो उनकी एक पत्नी थी उमाबाई, जो उनके साथ में क्या हो गई? सती। उमाबाई की स्मृति में ही आनंदीबाई ने रतनपुर में सती चौरे का क्या करवाया? निर्माण। रतनपुर में जहां पर मेला लगता है, उसी मेला के पास में ही बहुत सारे सती चौरे आज भी देखने को मिलते हैं। 1 फरवरी चालू है, चले जाना टाइम निकाल के घूमने, और पीछे घूम के आ जाना तालाब के बगल में। ठीक, तो आनंदीबाई ने सती चौरे का निर्माण किसकी स्मृति में कराया? उमाबाई। जबकि इससे पहले सती चौरी यहां विद्यमान थे। क्यों? क्योंकि कलचुरी काल में भी तो सती प्रथा का क्या रहा? प्रचलन रहा है। दूसरा, जो रमाबाई है वो बिंबाजी के मृत्यु से इतनी शॉक्ड हो गई कि वो वन में चली गई, फिर कभी दोबारा वापस नहीं आई। बची कौन? आनंदीबाई। तो आनंदीबाई ने क्या किया? बिंबाजी के जाने के बाद शासन व्यवस्था का क्या किया? संचालन किया। और आनंदीबाई चाहती थी कि चिमना जी रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत सारे अधिकार को अपने अंडर में ले ले और रतनपुर के शासन का क्या करे? संचालन करे। लेकिन होता कुछ और है और सोचा कुछ और जाता है। तो यहां पर आनंदीबाई ने शुरुआती तौर पर शासन का संचालन किया, लेकिन चिमना जी का जो भाई था, जिसका नाम है क्या? रघुजी सेकंड। नहीं याद आ रहा होगा? याद दिला देते हैं। चिमना जी का भाई कौन है? रघुजी सेकंड। और चिमना जी का छोटा भाई कौन है? चिमना जी बचपन से ही साहसिक प्रवृत्ति का आदमी था और बहुत ज्यादा क्या था? बहादुर था। तो रघुजी द्वितीय हमेशा इससे क्या था? जलता था। तो रघुजी द्वितीय ने सोचा कि अगर चिमना जी रतनपुर के क्षेत्र में बैठ जाएगा, राजा बन जाएगा, तो ये धीरे से कौन सा क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा? नागपुर क्षेत्र पर, और मेरा पत्ता कट जाएगा। ये सोचा किसने? रघुजी सेकंड। जबकि रघुजी सेकंड को बनना था कहां का राजा? नागपुर का राजा। इसलिए रघुजी सेकंड ने रहस्यमय ढंग से चिमना जी की क्या करवा दी? हत्या। अगस्त 1788 में चिमना जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब चिमना जी की मृत्यु हुई तो आनंदीबाई ने फिर से शासन व्यवस्था का यहां पर क्या किया? संचालन किया। तो बिंबाजी के बाद इस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए जो शासन रहा है वो किसका रहा है? चिमना जी का। उसके बाद आनंदीबाई का, या दोनों का साथ में समझ लो। तो हेडिंग डालो चिमना जी 1787 88। इस इसके समय में एक चीज याद रखना, सीरपुर के गंधेश्वर मंदिर का क्या हुआ था? जीर्णोद्धार हुआ था। इसके समय में सीरपुर के गंधेश्वर मंदिर का क्या हुआ? जीर्णोद्धार हुआ। किसके समय में? चिमना जी के समय में।
अगस्त 1788 में रहस्यमय ढंग से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तत्पश्चात आनंदीबाई ने रतनपुर के शासन का संचालन किया। आनंदीबाई ने रतनपुर के शासन का संचालन किया। उठा लो भाई, किसका बज रहा है। ठीक, चिमना जी का अन्य नाम क्या मिलता है हमें, अन्य नाम खांडो जी। चिमना जी का अन्य नाम मिलता है खांडो जी या चिमना बापू, चिमना बापू। दूसरा याद रखना, आनंदीबाई ने इसे सेना धुरंधर की उपाधि देकर गद्दी पर बैठाया था। सेना धुरंधर की उपाधि किसे दिया गया, चिमना जी को दिया गया। और किसने दिया था पूछे तो आनंदीबाई। वास्तव में जिस टाइम पे चिमना जी शासक बने, शासक नहीं कहा जा सकता, चिमना जी जिस टाइम पे, समझो चिमना जी के नाम से जो शासन हो रहा था उस टाइम पे चिमना जी छोटे ही थे, बड़े नहीं थे। तो जो वास्तविक शक्ति थी शासन की वो किसके हाथों में थी, आनंदीबाई। आनंदीबाई ये चाह रही थी कि चिमना जी जैसे ही वयस्क होते हैं सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले ले, लेकिन उसके वयस्क होने से पहले ही उसका भाई व्यंको जी उसको क्या कर देता है, सॉरी रघुजी द्वितीय उसे क्या कर देता है, मरवा देता है। तो समझ में आया कि बिंबा जी के बाद रतनपुर की सत्ता या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मराठों का किस प्रकार से क्या हुआ, संचालन हुआ। ठीक है, अब जब मृत्यु हो गई किसकी, चिमना जी की, तो पूरा शासन व्यवस्था अब किसके हाथों में रहेगा, पहले भी था अब भी किसके हाथ में रहेगा, आनंदीबाई के हाथों में। अब आनंदीबाई को संघर्ष करना पड़ेगा किससे, अपने भतीजों से, जो क्या करेंगे, रतनपुर क्षेत्र पर वापस कब्जा करेंगे। तो यहां पर आपका समाप्त होता है क्या, प्रत्यक्ष मराठा या प्रत्यक्ष भोसला शासन। ठीक है, फिर शुरू कर रहा हूं अब क्या, सूबा शासन। घर नहीं जाना है अभी किसी को, जिसको जाना होगा जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी होगा, जरूरत होगा तो हेडिंग डालेंगे क्या भाई, सूबा शासन। और कल से अच्छे से प्रिपेयर्ड होके आना, कल से और अच्छे से प्रिपेयर्ड होके आना। प्रिपेयर्ड कहने का मतलब है दिमाग में आपका रहना चाहिए कि एक भी बच सकता है, ऐसे करके। 1788 से लेकर 1818 यहां से शुरू होता है आपका क्या, सूबा शासन। अब ये सूबा शासन क्या है, क्यों इसे सूबा शासन कहा गया, सबसे पहले तो ये समझो। होता यह है कि बिंबा जी की जब मृत्यु हो गई तो बिंबा जी की मृत्यु के बाद चिमना जी क्या करता है, राजा बनता है। किसके संरक्षण में, आनंदीबाई के संरक्षण में। और चिमना जी को मरवा देता है कौन, रघुजी सेकंड। और धीरे से रघुजी द्वितीय कहां का राजा बन जाता है, नागपुर का। इसका मुख्य भय यही था कि अगर चिमना जी आगे बढ़ गया तो आगे चलकर नागपुर का क्षेत्र कौन कब्जा कर लेगा, चिमना जी कब्जा कर लेगा। इस वजह से रघुजी द्वितीय ने चिमना जी को मरवा दिया। अब रतनपुर में किसका शासन, आनंदीबाई का। यहां पर रघुजी सेकंड, चिमना जी और व्यंको जी। व्यंको जी सबसे छोटा था, इन तीन भाई थे भाई। इसको मिल गया कौन सा क्षेत्र, इसको मिला था कौन सा क्षेत्र, रतनपुर। इससे पहले नागपुर का राजा कौन था, जानको जी। जानको जी के बाद कौन बना, रघुजी सेकंड। क्योंकि जानको जी भी निसंतान था, कोई भी नहीं था, तो नागपुर का राजा कौन बना, रघुजी सेकंड बना। जब रघुजी सेकंड नागपुर का राजा बन गया और चिमना जी रतनपुर का राजा था, चिमना जी को तो मार दिया था उसने, तो जब इसको मार दिया था तो बचा कौन अब, व्यंकोज। तो इसने, रघुजी सेकंड ने अपने भाई व्यंको जी को एक उपाधि दिया जिसका नाम है धुरंधर। और धुरंधर की उपाधि दी, धुरंधर की उपाधि देकर रतनपुर के या रतनपुर का अधिकार सौंपा। किसको सौंपा, व्यंको जी को। आनंदीबाई है ही है ना अभी, आनंदीबाई है ही है। पितृ सत्तात्मक समाज की क्या है, निशानी है। आनंदीबाई के रहते हुए भी क्या किया, कोई व्यक्ति ही तो होना चाहिए ना जो शासन का संचालन करे। तो वंश में
तो भले बिंबा जी का नहीं है, लेकिन जो बचा है वो क्या करेगा, राजा कहलाएगा। तो अब रतनपुर क्षेत्र का राजा कौन हो गया, व्यंको जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, रतनपुर का राजा कौन हुआ भाई, व्यंको जी। समझ पा रहे हो। चिमना जी था 1787-88 में, उसको मरवा दिया कौन, रघुजी सेकंड। अब रघुजी सेकंड ने अपने छोटे भाई व्यंको जी को उपाधि दिया कौन सा, धुरंधर, और धुरंधर की उपाधि देकर रतनपुर क्षेत्र को उसके अधिकार में सौंप दिया। लेकिन व्यंको जी भी था थोड़ा सा डेढ़ होशियार। ये बोला भैया अकेले आप नागपुर में खाओगे, हमको रतनपुर में दोगे तो ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, कम पैसा हमको मिलेगा, तो हम ऐसे में कैसे खुश रह सकते हैं। तो व्यंको जी बोला ठीक है मैं रतनपुर में शासन तो करूंगा, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, नागपुर में। तो मैं नागपुर में रहूंगा और मैं नागपुर से अपना प्रतिनिधि भेजूंगा कहां, रतनपुर, किस चीज के लिए, शासन करने के लिए। तो जो व्यंको जी के द्वारा नागपुर में रहकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहां पर जो शासन का संचालन किया गया, यही प्रथा कहलाया क्या, सूबा शासन। क्योंकि व्यंको जी द्वारा जो अपना प्रतिनिधि यहां पर भेजा जा रहा था उनको कहते थे सूबेदार, और शासन की यह व्यवस्था कहलाई क्या, सूबा शासन या सूबा पद्धति। समझ में आया क्या बोला मैं। रघु जी सेकंड कहां का राजा था, नागपुर। व्यंको जी को भी कहां का राजा बनना था, लेकिन व्यंको जी को कौन सा क्षेत्र मिला था, तो व्यंको जी बोला कि मैं नागपुर में जाकर रहूंगा और नागपुर से अपने प्रतिनिधि कहां भेजूंगा, रतनपुर। और रतनपुर में क्या करूंगा, रतनपुर की शासन व्यवस्था का संचालन करूंगा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और उसके जो प्रतिनिधि थे वो क्या कहलाए, सूबेदार, और शासन की यह पद्धति क्या कहलाई, सूबा शासन। अभी तक आनंदीबाई जीवित है, आनंदीबाई क्या है, अभी जीवित। अब जब व्यंको जी क्या करेगा भाई, लोगों को भेजेगा, अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा, कहां भेजेगा, रतनपुर। तो जब अपने प्रतिनिधि को वो भेजेगा तो आनंदीबाई उनको क्या कर देगी, भगा देगी। क्योंकि रतनपुर की जो सेना है वो किसके अंडर में काम कर रही है, आनंदीबाई। तो प्रारंभिक तौर पर जो आपके प्रतिनिधि यहां पर नियुक्त हुए हैं, प्रारंभिक तौर पर जो आपके सूबेदार यहां पर नियुक्त हुए हैं, उनका आनंदीबाई से क्या चलता है, संघर्ष। और पहले नियुक्त होने वाले जो सूबेदार है वो कौन है, महिपत राव दिनकर। प्रारंभिक तौर पर जब महिपत राव दिनकर यहां पर आए थे 1788 में, व्यंको जी के द्वारा जब इन्हें भेजा गया था, तो आनंदीबाई ने इसे हराकर, इसे मारपीट कर वापस भेज दिया कहां, नागपुर। महिपत राव दिनकर जाकर बोला किसको, व्यंको जी को, कि देखो भैया आपकी भाभी ऐसा ऐसा कर रही, सॉरी आपकी चाची ऐसा ऐसा कर रही है। तो व्यंको जी आता है कहां, रतनपुर। कहां आता है, रतनपुर। और रतनपुर आने के बाद बोलता है किसको, अपने चाची को, कि चाची देखिए बात ऐसा है कि भेज देता हूं मैं यहां पर प्रतिनिधि, उस पर नियंत्रण आपका रहेगा, आप जो बोलोगे वो वैसे ही काम करेगा, बस उसको टैक्स वसूलने दे देना यहां पर। तो इस बात से आनंदीबाई और व्यंको जी के बीच में एक संधि हो जाती है कि जो सूबेदार है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, व्यंको जी करेगा, लेकिन शासन का संचालन किसके अनुसार होगा, आनंदीबाई के अनुसार होगा। तो इस प्रकार पहले सूबेदार जो नियुक्त हुए, जिसका नाम क्या था, महिपत राव दिनकर, उस महिपत राव दिनकर का आनंदीबाई से क्या हुआ था भाई, विवाद, मतभेद या संघर्ष हुआ था। बाद में आनंदीबाई और व्यंको जी के बीच में संधि हुई, जिसके द्वारा सूबेदार कौन नियुक्त करेगा, व्यंको जी, और शासन किसके अनुसार चलेगा, आनंदीबाई। लेकिन होता यह है 1789 में आनंदीबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु। और जब आनंदीबाई की मृत्यु होती है तो अब यहां के सूबेदार क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। समझ में आया। तो अब सूबा शासन जो है अपने हिसाब से चलेगा। तो दो तीन बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि सूबा शासन में रतनपुर के राजा कौन थे पूछे तो व्यंको जी भोसले, नागपुर के राजा कौन थे तो रघुजी सेकंड। ठीक है, सूबा शासन के दौरान व्यंको जी को धुरंधर की उपाधि किसने दी थी पूछे तो रघुजी द्वितीय ने। और कहां का राजा बनाया था, रतनपुर का राजा बनाया था। इसके अलावा और जो आपको याद रखना है वो ये कि मराठा इतिहास में छत्तीसगढ़ को व्यंको जी की जागीर कहा गया है। मराठा इतिहास में छत्तीसगढ़ को व्यंको जी की जागीर कहा गया है। दूसरा, अपने शासन काल में व्यंको जी 3 बार रतनपुर आए थे, केवल 3 बार रतनपुर आए। और व्यंको जी का जो शासनकाल चला है ना, कहाँ है शासनकाल, कब से कब तक चला है, 1788 से 1811 तक, इस दौरान तक चला है। तो इस दौरान वो केवल 3 बार कहाँ आए हैं भाई, रतनपुर, 1799, 1808 और 1811। 1799, 1808
और 1811। ये 3 बार बस कहाँ आए हैं? रतनपुर आए हैं। अब यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि सूबेदारों की नियुक्ति कौन करता था? व्यंको जी। किस आधार पर करता था? उसका आधार सिर्फ इतना था, जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर ला कर देगा मैं उसको क्या बना दूंगा? सूबेदार। समझ में आया? जैसे आप लोगों को मैं बिलासपुर का अलग-अलग क्षेत्र में सौंपना चाहता हूँ, ठीक? अब आप लोग यहाँ पर मुश्किल से होंगे 50-60 लोग होंगे यहाँ पर, और बिलासपुर में क्षेत्र कितने हैं? 10। तो उस 10 क्षेत्र को मैं ऐसे लोगों को दूँगा जो सबसे ज़्यादा वहाँ से पैसा वसूल करके लाके मेरे को देगा। तो यही बोली, यही नीलामी चलती थी कहाँ पे? नागपुर में, कि जो भी सूबेदार सबसे ज़्यादा बोली लगाता था कि मैं इतना पैसा रतनपुर से लाके दूँगा, उसको क्या नियुक्त कर दिया जाता था? सूबेदार नियुक्त कर दिया। कुल मिलाकर सूबा शासन में रतनपुर का क्या हुआ है या छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है? एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे संसाधनों का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। समझ में आया? तो ये आपका सूबेदार का क्या था, सूबा शासन का क्या था? इंट्रोडक्शन था। आप लोग का विकेट गिर रहा है, इसलिए मैं क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक? चलें, थैंक यू।